जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। जनता टीवी की वोट यात्रा आज पहुंची है जींद जिले में। जींद हरियाणा की राजनीति में जींद का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जींद राजनीति का गढ़ है, या यूं कह लीजिए कि हरियाणा की जो राजनीति की राजधानी है वो जींद है। जींद से ही तमाम राजनीतिक दल अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करते हैं, अपना चुनावी कार्यक्रम शुरू करते हैं, और यहाँ जींद के जो लोग हैं वो राजनीतिक तौर पर पूरे सक्रिय रहते हैं। राजनीति में जो भी हलचल है उसके ऊपर जींद सबसे पहले अपडेट जो है वो पूरे प्रदेश में नजर आता है। जींद का अपना एक अलग स्थान है हरियाणा की राजनीति में, और आज जनता टीवी की जो वोट यात्रा है वो जींद पहुंची है। जींद में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर जनता की क्या राय है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा जो है वो आज हम करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो जींद की जनता है वो तो मौजूद है ही, लेकिन इसके अलावा जींद के जो तमाम यहाँ पर प्रतिनिधि है, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, वो अपने अपनी पार्टी की बात रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जींद जो जिला है इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। जींद के साथ नरवाना, सफीदो, उचाना, ये 5 जो विधानसभा क्षेत्र है सफीदो समेत, इनमें इस वक्त की अगर हम बात करें 2019 में 3 सीटों पर यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के विधायक, सफीदों में कांग्रेस के विधायक और जींद शहर से बीजेपी के विधायक। लेकिन 2024 में जनता ने क्या मूड बनाया है, जींद जिले के राजनीतिक माहौल में क्या रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जनता टीवी की इस वोट यात्रा में हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपका जो परिचय है वो करवा दूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन मेहमानों में मेरे साथ जो है वो प्रदीप गिल है, जो कांग्रेस पार्टी से जो है वो अपनी पार्टी की बात रखेंगे। इसके साथ ही पुरुषोत्तम शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर रजनीश जैन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ बिट्टू नैन है जो जननायक जनता पार्टी से जुड़े हैं और अपनी पार्टी की बात यहाँ पर रखेंगे। आप सभी मेहमानों का जनता टीवी की इस वोट यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना चुनाव के समय जो अपना कीमती समय है वो निकाल कर आप हमारे बीच पहुंचे हैं। इसके अलावा एक परिचय और यहाँ पर करवाने की जरूरत है, वो है ये जींद की जनता, जो जींद के तमाम लोग जो है वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। वोट यात्रा कार्यक्रम जो जनता टीवी का है उसका यही मकसद है कि जनता भी अपनी बात रखे। यहाँ से लोग जो बैठे हैं ये भी सवाल पूछेंगे, जिस भी राजनीतिक दल के नेता से ये सवाल पूछना चाहेंगे वो उनसे ये सवाल पूछेंगे। जनता टीवी अपने इस वोट यात्रा के मंच के माध्यम से इनकी बात भी नेताओं से सीधे करवाएगा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। आपकी बात सरकार तक पहुंचे, आपकी बात विपक्ष से है तो विपक्ष तक पहुंचे। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी के पास जाना पड़ेगा, चूंकि 10 साल से सत्ता में है। जींद जिले के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, तो जनता भी पूछेगी और आज हम भी पूछ रहे हैं कि आपका जींद जिले को लेकर क्या लक्ष्य है और जींद जिले में इस बार बीजेपी की क्या तैयारी है। सबसे पहले सर जनता टीवी को नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आप जींद के बारे में इतना सोचकर यहाँ का विकास के बारे में जानने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जींद का 10 साल में बीजेपी की सरकार ने जो विकास किया है वो पिछले जितनी भी सरकारें हमारे से पहले रही कोई नहीं कर पाई। उस कड़ी में अगर जिस भी फील्ड का आप जिक्र करेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात है जी, 700 करोड़ की लागत से हमने मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जी। 400 करोड़ रुपए की लागत से बाखड़ा का पानी उसको मंजूरी दिलवाई है कि जींद के लोगों को बाखड़ा का ठंडा और मीठा पानी पीने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई गाँव में हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है जी। उसके बाद 25 करोड़ रुपए की लागत से हमने शहर की जो सड़कें हैं वो चमकाई है जी। जो हमारा, क्योंकि सबसे पहले सरकार का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य जी, रोजगार। 100 बेड का जो सिविल हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल था हमारा जींद में, उसको हमने 200 बेड का करने का काम किया है जी। इस प्रकार से आगे अगर इस कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे तो 9 हाईवे, नेशनल हाईवे जिनसे जींद जुड़ा हुआ है, 9 करोड़ रुपए की लागत से हमने स्टेडियम में सिंथेटिक टैंक का मंजूरी करवाई और उसको शुरू करवाया, निर्माण करवाने का काम करवाया है। ये विकास कार्य लगभग हैं जींद के। बाकी छोटे मोटे जैसे देवीलाल चौक पे अंडरपास का निर्माण है, और पटियाला चौक पे भी बीजेपी की सरकार में जो रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास है वो भी बीजेपी की सरकार में बना है। चारों तरफ सड़कें जो कांग्रेस के राज में फूटी हुई थी
गड्ढे ज़्यादा थे, सड़कें कम थी, उनका हमने निर्माण करवाया है। बिना पर्ची खर्ची के पूरे हरियाणा में नौकरी देने का काम किया है। इस प्रकार बीजेपी ने सभी को साथ लेकर हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे पर काम किया है। 36 बिरादरी का काम किया है। किसी हम पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर जाति संप्रदाय किसी के पक्ष में नहीं है, आम आदमी का काम है। जी, तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि आम आदमी का काम हमने किया है। गिल साहब, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है जींद जिले की विकास की जो गाथा अभी पुरुषोत्तम जी गा रहे थे उसको? देखिए, जींद जिला वैसे तो हरियाणा का हृदय कहा जाने वाला जिला है, लेकिन पुरुषोत्तम जी लगातार 10 साल से जींद उस बात को देख रहा है कि लगातार आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी करोड़ की लागत से ये बना दिया, वो बना दिया। आज की जींद की गलियाँ और ख़ास तौर पर इसी जाट धर्मशाला के बाहर अगर आप रोड देखोगे तो वहाँ ब्लॉक लगा करके आपने जींद का सौंदर्यीकरण कर दिया, यह सब जानते हैं। जहाँ बात रही मेडिकल पैरामेडिकल कॉलेज की और जहाँ बात रही अन्य कामों की, आज सिर्फ और सिर्फ 10 साल में घोषणाओं का जो है ये जिला रहा है। अगर बात करें जो यूनिवर्सिटी हम लोग बना गए, उसके अंदर आज भी लेक्चरारों की और जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं इन्होंने कि भाई शिक्षा और चिकित्सा, डॉक्टरों की इतनी भारी किल्लत है, आज भी रेफर टू रोहतक, रेफर टू हिसार जो है रास्ते में जाते जाते जो है ना आदमी दम तोड़ देता है। किस प्रकार से आकर मंच पे आप जो कह रहे हैं, वैसे तो पुरुषोत्तम जी को तो नहीं कहूँगा मैं, यहाँ के आदरणीय विधायक जी अगर यहाँ होते तो उनसे अच्छे से पूछते हम लोग जी। इनकी तो एक बात में जो है आपस में जूता बाजारी है। इनके चेयरमैन और विधायक के बीच में हर रोज़ ये झगड़ा रहता है कि किसका बंटवारा कहाँ चल रहा है। रोड एक बार तोड़ते हैं, दोबारा बनाते हैं, सीवरेज डालते हैं। 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे बिजली का डिपार्टमेंट और सीवरेज का डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ रोड डिपार्टमेंट। अगर ये उससे क्लियरेंस लेकर के रोड बनाएं तो एक बार तोड़ते हैं, एक बार बनाते हैं। उसमें सारी जनता ये समझ चुकी है कि इनका पैसे का कैसे खेल है। सफाई की बात करते हैं ये लोग, कहते हैं स्वच्छ भारत की बात करते हैं। जींद का कोई कॉर्नर अगर आपको जाओगे, इस कैमरे को ढंग से लेकर के जाएगा जनता टीवी, तो मैं मान लूँगा। और विधायक जी को एक बात और बताना चाहता हूँ, हमने अभी पैदल यात्रा निकाली जींद के 7 दिन की। उस 7 दिन में 6 दिन लगभग गांव में लगे। जो विधायक जी ने गांव गोद ले रखे हैं वो वीडियोस मैं आपको दे दूंगा पुरुषोत्तम जी। इतना खांचा यानी गोडे गोडे खांचा जो है ना उन गाँव में है। बात रही बाखड़ा के पानी की, 10 साल से सुन रहे हैं, बोलने दीजिए। जब मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। 10 साल से बाखड़ा का पानी कहाँ गया? बाखड़ा का पानी 10 साल से आपकी बातें सुन रहे हैं और जनता जानती है कि किस प्रकार से आपने इस जींद को जो है ना दोनों हाथों से आपके चहेतों ने लूटने का काम किया है। आज भी चाहे लोको कॉलोनी हो, चंद्रलोक हो, हकीकत नगर हो, 40 क्वार्टरों का इलाका हो, चाहे वो नदी के पास का जो है आरा रोड बस्ती हो, अगर अभी भी बारिश हो जाए और छोड़ दीजिए पोस्ट कॉलोनी में चलिए आप, आपके स्कीम नंबर 6 में स्कीम नंबर उसमें चलिए आप, आपका एक बारिश आपकी पोल खोल देती है कि आपने जींद में कितना विकास किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी होते तो यहाँ हम उनसे पूछते। आप इनको पुरुषोत्तम जी को विधायक जी या बीजेपी मानकर जो कहने कहिए, क्योंकि मंच आपका है, वोट यात्रा आपके बीच है, आपको जो कहने कहिए। 10 साल पुरुषोत्तम जी ने थोड़ी लूट लिया जिले को, हल्के को। 10 साल के लिए जो उनके चहेतों के बंगले बन गए, जो उनके चहेतों ने इस जिले को लूटा है, हरियाणा जो इसे हमारे जींद को लूटा है, किस प्रकार ब्लॉक बिछा दिए गए। सेक्टर ब्लॉकों का होता है क्या? मुझे बताएं। ये अच्छे रोड भी, जो सफेदों का रोड है जो कनेक्ट करता है सफेदों को, आपने कह दिया हमने रोड बना दिए। ये पुराने जो लोग 9 हाईवे कह रहे हैं आसपास। भाई साहब, कहने में क्या होता है, कहने को तो वही बात है, जुमलों की सरकार तो ये कही जाती है। गिल साहब, रेड्डू साहब के पास चलते हैं, आपसे जवाब लेंगे, क्योंकि आपसे जवाब मांगने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और जनता भी है, इसीलिए रेड्डू साहब के पास चलते हैं। सर, कैसे देखते हैं जींद जिले को? ये तो किसी वक्त में आपका गढ़ था, लेकिन अब तो गढ़ नहीं रहा। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे भाई बहनों को आज के पवित्र दिन हमारे इष्ट देव गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, भारतीय जनता टीवी के जो हमारी टीम आई है, आपका भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने जींद की सूध लेने का काम किया। काफ़ी सारी बातें हमारे साथी ने आपको बताई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2010 में आई थी
और 2014 में आई थी। 2014 में आते ही सबसे पहली कलम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की, जींद वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए। अब तुम्हें रोहतक नहीं जाना पड़ेगा, अब तुम्हें हिसार नहीं जाना पड़ेगा, हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर रहे हैं बहनों और भाइयों, और बहुत जल्दी इसको बना करके तैयार करने का काम करेंगे। साथियों, लगी क्या ओपीडी वहाँ होने जाता है क्या मेडिकल कॉलेज में? कोई 10 साल तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। 10 साल से ही हम सुन रहे हैं, जैसे प्रदीप ने भी ये जिक्र करने का काम किया कि सभी शहर निवासियों को भाखड़ा का पानी दिया जाएगा, नहरी पानी दिया जाएगा, क्योंकि नीचे वाले पानी में कैल्शियम ज़्यादा है और रोग पकड़ते हैं लोगों को, जोड़ों के दर्द होते हैं, इसलिए पानी दिया जाएगा। 10 साल तक पानी की एक बूंद अगर किसी को मिल रही हो तो ये हमारे साथी बताने का काम करेंगे। दूसरी बात, मैं परसोत्तम जी से ही पूछना चाहूँगा, ये प्रतिनिधि बन करके आए हैं। परसोत्तम जी, मुझे आप ये बताइए, अपने जींद में लगभग जो है ना 3 मेडिकल कॉलेज है, एक सिविल हॉस्पिटल है और 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, और इसके अलावा मैं लेकर के आया हूँ आपके पास ये हेल्थ सेंटर 214 है, 214 होने चाहिए, उसमें से 186 है। पहले मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, ये इतने सारे साथी बैठे हैं, हमारी महिलाएं बैठी हैं, आपको सुन करके हैरानी होगी हमारे जींद के ये हॉस्पिटलों की, हमारे मेडिकल स्टाफ की क्या हालात है। जहाँ ज़रूरत है 45 डॉक्टरों की, वहाँ 5 डॉक्टर हैं। ये कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं? और मैं कोई अपने पास से बढ़ा करके नहीं कह रहा, देखिए मैंने बिल्कुल ऑनलाइन रिकॉर्ड निकालने का काम किया है जी। हमारे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, IPSC है कि जो भारत का स्टैंडर्ड है कि वे इतनी जनसंख्या के साथ इतने डॉक्टर होने चाहिए, उसके अनुसार हमारे जींद में MPHW की संख्या होनी चाहिए 22, जो हरियाणा प्रदेश इसमें जींद में होनी चाहिए 22 में से। साथियों, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, एक और इसके साथ आंकड़ा है, वे कम से कम 6 MPHW हेड ऑफिस पर, यानी किसी भी इसमें PHC में, CHC में या हेड ऑफिस पर होने चाहिए। सारे के सारे पद खत्म करने का काम कर दिए, एक भी नहीं है। हमारे जींद में आई स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे जींद में 3 सर्जन होने चाहिए, 1 सर्जन है, 2 सर्जन है, और तो और हमारी लेडीज महिलाओं की विज्ञानों का डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। और बड़े शर्म तो हमें तब आती है जब ये लोग कहते हैं ना कि इस सरकार ने चिकित्सा और इसमें शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए ये रिकॉर्ड है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन हरियाणा का, ऑथेंटिकेटेड लेटर है, को मैं अपने पास से बना करके नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए हमारे जींद में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 20 वैकेंसी है, सेक्शन पोस्ट है, जिसमें से केवल मात्र 8 है। कैसे स्वास्थ्य लाभ वर्तन होगा लोगों का? मेडिकल ऑफिसर 226 अपने डिस्ट्रिक्ट जींद में 226 की सैंक्शन पोस्ट हैं, केवल 90 दे रखे हैं। 136 की डेफिशिएंसी है, 136 डॉक्टर नहीं है। और इसके अलावा जो ये फार्मासिस्ट हैं 66 की हमारे पास सैंक्शन दी हुई है गवर्नमेंट ने, 40 है। ये मतलब तो कैसे दी? मैं भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, 49 क्लर्क और की सैंक्शन पोस्टें हैं, जिसमें से केवल 19 की दे रखे। भाई कैसे आप दवाई दो मरीजों का इलाज करोगे? ये हमारा जींद के नरवाना का, सफीदों का, उचाना का जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, केवल और केवल मात्र रेफरल सेंटर है, कहीं कोई दवाई नहीं। और 1 महीना पहले आपने देखा होगा कि यहाँ जींद के हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन लगा रखे थे कि यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल। नहीं, अभी 2 मिनट देखिए, दो सेकंड, बस 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। ये कह रहे हैं कि हमने जींद में सुधार करने का काम किया। ये अखबार लिखता है, मैं नहीं लिखता जी। ये अखबार में है, अमर उजाला में, बेसहारा पशु हो रहे घायल, उपचारों की व्यवस्था नहीं। ये हमारे वन प्रेमी लोग हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नहीं मिल पाया नहर आधारित स्वच्छ पेयजल। ये हमारे जनता की स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले हैं। रात में सड़कों पर गौवंशों का डेरा, आवारा पशु हादसे का डर। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर रजनीश है हमारे साथ। मैम, किस तरीके से देखते हैं जींद जिले के 5 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें क्या आज हालात हैं? जो सरकार दावा कर रही है, पुरुषोत्तम जी दावा कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है, आपके साथी जो है विपक्ष के वो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार, और जनता टीवी की जो टीम है और पूरे दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार।
देखिए, सबसे पहला तो विपक्ष होने के नाते मेरा जो यहाँ विधायक जी के नुमाइंदे पुरुषोत्तम जी आए हुए हैं, उनसे एक ही सवाल है कि सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी आप और उसके बाद भी जींद की जनता का हाल क्यों बेहाल। ये बात अभी कर रहे थे अस्पतालों की, रेडू साहब ने अभी उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश डाला है, तो मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगी कि बात ये कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की। सबसे पहले तो सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारें, जो डॉक्टरों की जितनी ज़रूरत है उसकी कमियों को पूरा करें। और उसके अलावा बात करते हैं ये सुविधाओं की, आज तक जींद के सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं आ पाई है। लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाके महंगे दामों पे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। सीटी और एमआरआई की तो हम कल्पना ही कहाँ से कर सकते हैं। और आप देखिए, कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, इनके जो अस्पताल के कर्मचारी हैं। और उसके अलावा यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट अगर समस्या में आता है, थोड़ा सा भी सीरियस होता है, उसका पर्चा रोहतक का, खानपुर का, कल्पना चावला का पर्चा काट दिया जाता है। क्या बात जींद के लोगों को यही है कि यहाँ से पलायन करके वो दूसरी जगह इलाज करवाएं? क्या बात सरकार का दायित्व नहीं है? 10 साल का कार्यकाल रहा है, 10 साल के कार्यकाल में हर उसमें ये लोग विफल रहे हैं। बात अभी पानी की कर रहे हैं, मेरे साथ विधायक जी चलें, मैं शिव कॉलोनी में लेके चलती हूँ, वहाँ का पानी पी के दिखाएं। सीवरेज का पानी इस पानी में, पीने के पानी में मिक्स होके आता है। वहाँ के लोगों ने इतनी बार गुहार लगा दी है कि कम से कम पीने के पानी की तो लोगों को व्यवस्था करें। वहाँ के मीटरों का हाल देखे कैसे गिरे पड़े हैं। हैबतपुर में मैं पहुँची, वहाँ की महिलाओं ने, मेरे पास वीडियो है, तथ्यों के साथ है, वो कहते हैं जो यहाँ पे सरकारी टंकी लगी है उसमें रेत मिलके आता है, तो लोग कैसे पिएंगे ऐसे पानी को और कैसे जिएंगे। और अभी ये बात कर रहे थे सड़कों की, मेरे साथ चलिए, मैं दूर कहाँ, मेरे एरिया में रोहतक रोड की सड़क तो आज तक बनवा नहीं पाए 10 सालों में। बनती बाद में है, टूटती पहले है, क्योंकि कमीशन खोरी है। वहाँ पे उसमें मटेरियल नहीं डाला जाता। अभी पीछे नायब सैनी जी लेके आए थे तीज पे महिलाओं के लिए बड़ी सारी योजनाएं, कोथली है, वो कोथलियाँ सबने देखी थी। और उसके अलावा उनके स्वागत के लिए रोड बनाई गई थी, उनके जाते ही वो रोड का हाल सबको पता है। अंडरपास की ये बात कर रहे थे, तो मैं अंडरपास के वहाँ थोड़ी बरसात होते ही पानी लबालब भर जाता है कि हमें कश्तियाँ लेके जाना पड़ता है। और उसके अलावा एक्सीडेंट, उस अंडरपास की कंस्ट्रक्शन इस ढंग से की गई है कि उसमें इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं। बात ये खर्ची, हर बात का जवाब है, खर्ची पर्ची की बात नहीं। एक बार सुनिए, खर्ची पर्ची की बात कर रहे थे, नौकरियां किसको मिल रही हैं? पेपर लीक किया जाता है, पेपर लीक के नाम पे लोगों को साथ धोखा किया जाता है। युवा बेचारे इतनी आशा के साथ फॉर्म भरते हैं, लेकिन खर्ची पर्ची तो बाद में आएगी, पहले तो पेपर लीक करके वो भर्तियां ही कैंसिल कर दी जाती हैं। बिट्टू नैन जी हैं हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से। सर, आप तो मुझे लगता है सवाल पूछेंगे कि आपको तो जवाब देना पड़ेगा। 4.5 साल सत्ता के साथ आप चाशनी में लिपटा लिपटी थे, अब आपको जवाब देना है। दूसरा ये कि जींद जिले ने तो आपको वो दिया है जो आपको पूरे हरियाणा में शायद ही कहीं से मिले। पहली चुनाव, पहले पार्टी बनी, कुछ महीने बाद ही इधर आप जीत रहे, उधर आप जीत रहे, आप सब जगह से जींद के आसपास से जीते। लेकिन 4.5 साल में जींद के साथ जो दुष्यंत चौटाला ने, आपके नेता ने जो वायदे किए, पूरे किए आपने? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। आज जो टीम जींद के अंदर पहुँची है और सभी मेरे माता और पिता और युवा साथियों को, जैसे थोड़ा सा नीचे कर लो भाई। हाँ, क्या है कि जैसे भारद्वाज जी भाई साहब बता रहे थे हमारे पुरुषोत्तम जी कि 4.5 साल आपने तो क्या भाई सत्ता के अंदर रहे। पीजीआई की जो 18 मंजिला बिल्डिंग है 4.5 साल में स्टार्ट हुई, उससे पहले उस पर काम नहीं हुआ था, ज़मीन जरूर रिक्वायर कर ली होगी। उसके बाद जो भाखड़ा का नीला पानी की बात कर रहे हैं, वो भी आगे प्रोजेक्ट दुष्यंत चौटाला जी ने ही शुरुआत की है। ऑन रिकॉर्ड बात है, ये ऐसे तथ्यों पर आधारित बात ही बता रहा हूँ। और रही बात, जैसे हमारे गिल साहब कह रहे थे कि जिस टाइम पर हुड्डा सरकार थी हरियाणा के अंदर, आप सभी भुक्तभोगी हैं यहाँ जितने बैठे हैं, अगर जो दिल्ली जाता था, अगर सोनीपत होके ना गया तो बताने का काम करे। जो भी गया सोनीपत होके ही गया है। और उसके बाद हमारा जो नरवाना टुहाना जो रोड था, 4 साल तक उसको उखाड़ के, आजकल रिसाइकलिंग वाला चल रहा है ना, उखाड़ के ले गए। और जब भी कोई बात होती तो बोले ये तो सरकार का जमाई का रोड है भाई, वो तो सरकार का ठेकेदार है और वही इसने बना होगा। खून के आंसू रुलाने का काम किया है सरकार ने। और उसके बाद एक और बात बताना चाहूँगा, जब भी अगर रोजगार की बात करो, कहते हैं रोजगार हो गया, ये नहीं किया, दुष्यंत जी ने ये नहीं किया। मैं पूछना चाहूँगा गिल साहब से, 3500 कर्मचारी, ऑन रिकॉर्ड बात है, 3500 कर्मचारी औद्योगिक सुरक्षा बल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लेके आए थे और उस उद्योग सुरक्षा बल को बर्खास्त करने का काम किया था, जिसमें से 3 बच्चों ने सुसाइड करने का काम किया था। ऐसे ही 819 हरियाणा पुलिस के कर्मचारी थे, उनको बर्खास्त करने का काम किया था। ग्राम सेवक थे, उनको बर्खास्त करने का काम किया था। बात यह है, जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी सत्ता में भागीदार हुए तो जींद का जो विकास है ना, बीजेपी वाले भाई हैं, चलो अपने मन बहलाने के लिए बात करते रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विकास दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने शुरुआत की, दुष्यंत जी के आने के बाद ही, उससे पहले तो ईंट लगाने का काम नहीं किया था। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात, चाहे पानी की बात करो, चाहे और विकास की बात करो, अगर आप जुलाना की बात करोगे, अगर फल्ड एरिया की बात करोगे, 1000 करोड़ रुपया फल्ड एरिया के लिए भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने मंजूर करने का काम किया। और अमरजीत डांडा जी ने आज जुलाना का जो फल्ड का था ना, उस समस्या का समाधान करने का काम किया। तो ऐसे ही प्रत्येक, जैसे नरवाना की बात करोगे तो प्रत्येक नरवाना के अंदर ऐसा कोई नरवाना के अंदर रोड नहीं है जो ना बना हो। तो ऐसे ही तो बिट्टू रैन ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी की 4.5 साल की गठबंधन की सरकार थी, उसमें बीजेपी ने और जेजेपी ने बहुत काम किए। अगर उचाना की बात करोगे, उचाना के अंदर ऐसा कोई सिंगल रोड नहीं है जिसके अंदर सफेद पट्टी ना लगी हो। उचाना के अंदर, जुलाना के अंदर, नरवाना के अंदर हमने कोई अछूता काम, सफेदों की बात करोगे, निर्विवाद निर्विरोध प्रत्येक आदमी का काम करने का काम किया। और दुष्यंत सिंह चौटाला ने 24 घंटे आम जनता के बीच में रह के विकास कार्य करवाने का काम किया। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दुष्यंत चौटाला जी ने स्पेशली जो जींद की तरफ ध्यान दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तमाम लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ लोग भी हैं, किसी का कोई सवाल हो किसी भी पार्टी के नेता से, चाहे सरकार से, विपक्ष से, क्या सवाल है जी आपका? ऐसा है जी, अभी जेजेपी के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि उचाना का हमने विकास किया। मैं तो बाई चांस रहता हूँ जींद में, लेकिन उचाना सप्पाखेड़ी गांव से हूँ। भाई साहब आज तक स्टेडियम नहीं बनाए पाई है। सबसे प्राइमरी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है। खट्टर साहब हैं, बोले भाई व्यायाम करो, और वो उधर से जो हमारे मोदी जी हैं वो तो पूरा इंडिया का ठेका लेके बैठे हैं। उचाना इन पर संभला नहीं, डिप्टी सीएम बना दिया उचाना वाला ने, और पूरी सीट दी भाई इनको। अपने परिवार को धोखा दे के आए, इन्हें अपना परिवार तोड़ा, जनता का विश्वास इनने तोड़ा। दादा गौतम को इनने पकाया, इनके कार मिचरी इनमें, इनके सारे विधायक भागे। आज देखो इनकी सांठ गांठ थी, सारे के सारे बीजेपी में जा बैठे। जीत का तो आगे भाई, और चौटाला साहब भागण में पाएगा नहीं, उनकी सदस्यता जाओ है, तो सारा का सारा लालची टोड़ था भाई। ठीक है, और कुछ काम नहीं किया। ठीक है। सवाल इधर आइए थोड़ा सा जी, किससे सवाल है? जी, सवाल कुछ नहीं है सर, मैं तो पब्लिक की ओर से ही, अभी ये जो जितने भी हैं एक्सपेक्ट आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी तो सत्ता में आई नहीं है, तो मैं इनका निचोड़ अगर बताऊं तो सारा का सारा प्रदेश में केवल और केवल एक टूटा हुआ प्रदेश, बिखरा हुआ समाज, संघर्ष, दरिद्रता, अनशन, हड़ताल, भूख हड़ताल, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, आप किसी से खुश नहीं है पांचों में से? चारों में से, क्योंकि आम आदमी किसी मतलब किसी से, चारों में से मतलब आम आदमी? बिल्कुल सर, कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड, इनसोशिएबल बोलते हैं जिसको। संघर्ष, दरिद्रता, अनशन, हड़ताल, भूख हड़ताल, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कर्जा, टेंशन, दिमागी परेशानी, यहाँ तक के लूटखोरी, कमीशनखोरी, काला बाजारी, चोर बाजारी, ये सारी की सारी चीजें, ये समस्या है। सही नहीं हो तो बता दो। ठीक है, ये कह रहे हैं किसी से भी संतुष्ट नहीं है। कोई और सवाल, कोई और सवाल किसी का? ये ना हो कि हमें नहीं पूछने दिया, हम पूछना चाहते थे। मैं सबके पास आ रहा हूँ, जिसको सवाल पूछना है पूछिए आप। सर नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है बीजेपी और जेजेपी वालों से है। जेजेपी वाले इसलिए क्योंकि 4.5 इन्होंने भी मलाई खाई है जी। अब जनता के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेंगे। सर हमारा जींद विधानसभा, जींद डिस्ट्रिक्ट आता है, ये जवानों और किसानों की धरती है। सर जवानों के लिए अग्निवीर लेके आए, जो अग्निवीरों को पसंद नहीं था, जवानों को पसंद नहीं था, किसी को पसंद नहीं था। जब किसान पीट रहे थे, कृषि कानून ये लेके आए, सबने विरोध किया। दुष्यंत जी ने, अजय जी ने तो किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा था। ये जेजेपी वाले से पूछ लो, आप उस टाइम उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया हमारे किसानों का? खिलाड़ी सर खिलाड़ी भी पीटे, सरपंच भी पीटे, आंगनबाड़ी भी पीटी, आशा वर्कर भी पीटी, तो इनके किस मुंह से जाएंगे सर? ये पूछो सनी से सर। ये सीधा आप लोगों का है, मेरा कोई, मैं तो आप इधर उधर हूँ बस। मेरा बीजेपी वाले से एक क्वेश्चन है, आपने बसों पर लिखवा रखा है घर घर नल घर घर जल। मेरे गांव में चलो मनोहरपुर में रह एक नल आप चलता हुआ दिखा दो, मैं आपका पट्टा उठा लियो, नहीं आप मेरा पट्टा उठा लियो। ये पट्टा एक भी नल दिखाइए। सर नमस्कार, जेजेपी और बीजेपी जो कह रहे हैं, जेजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के बाद हम जब सत्ता में आए तब जाकर के हमने ईंटें लगाई, ये कराया, ये जींद राजधानी कद बनाओगे।
ये तो खुद बनाया है। ये ऐसे ही झूठे बुमरे लोग समझ में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब बदलाव की घड़ी है, बदलेगी जनता। ठीक है, ये ओवरलोड हो जाएंगे। मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ, फिर दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, ओवरलोड हो जाएंगे। इसीलिए पुरुषोत्तम जी आपने देख ही लिया होगा, यहाँ से लेके यहाँ और उधर उधर इधर सब जगह इधर है। क्या कहेंगे, जो आपने बातें सुनी होंगी, सब नोट भी कर रहे थे। ऐसा है भाई साहब, इन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक उनका जवाब दो पहले कि किसी घर में नल नहीं, मेरे साथ चलो, या आपका मेरा पटका ले लो, या मेरे को आप बड़ा पटका दे दो। उनको अभी जानकारी नहीं है। जो भाखड़ा का पानी आएगा, कोई बात नहीं, भाखड़ा का जो पानी आएगा उसके बाद घर घर में नल होगा और उसके अंदर भाखड़ा का जल होगा। दूसरी बात, सर नल तो लगवा तो जल जब आएगा, वो तो नल ही मांग रहे हैं। पानी तो जब आएगा तब आएगा, 10 साल में आया नहीं होगा अभी तक। अभी नल लगवा दिया। पृथ्वी का जो पानी है ना, उसमें ज्यादातर फ्लूइड है और उनकी सेहत खराब होगी। भाखड़ा का पानी लेकर आएंगे और उससे घर के अंदर चल जाएगा। दूसरा मेरे भाई प्रदीप गिल जी ने कहा कि चेयरमैन की, विधायक जी की जो भी उन्होंने बात कही, मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी एक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो कमल के सिंबल पे चेयरमैन का लड़का है, हमने कमल के फूल पर जीता है। अगर इकट्ठी बीजेपी ना होती तो हम चेयरमैन नहीं बनते। एक है आजकल बाढ़ आ रखी है, किस चीज की बात? नेताओं की इधर इस्तीफे, रात भर दिन सारा दिन। ऐसा है, नेताओं की तो इलेक्शन में आदत होती है, जहां उनको फायदा दिखाई देता है वहां जाके टिकट लेके एमएलए बनना है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता निष्ठावान है, नेता जाए कहीं भी, बीजेपी का वर्कर अपने पद से नहीं जाएगा। दूसरी बात ये जो इन्होंने कहा, प्रदीप भाई ने, छोटा भाई हमारा जोशीला है, अगर किसी ने लूटने और खुशुराना काम किया, इन लोगों की सरकार और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने किया। किसानों को 2-2 रुपए के चेक शर्म आनी चाहिए, घर में पहुंचे थे मुआवजे के लिए। उसी प्रकार से इन लोगों के राज में आम जनता क्या हाल था आपको अच्छी प्रकार से पता है। रही बात, बहन जी ने कहा कि भाई हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया जींद में, आप जाके देखिए, आप शायद गए नहीं कभी, उसमें पीछे जाके देखिए। मुझे जींद के हॉस्पिटल का पता है, लेकिन एक वो रेड्डू साहब आंकड़ा दे रहे थे, डॉक्टर जितने होने चाहिए डॉक्टर नहीं, फार्मासिस्ट जितने होने चाहिए वो नहीं, जो मशीनें होनी चाहिए वो मशीनें नहीं। तो ये हॉस्पिटल बनाना, इमारत बनाना बहुत काफी है क्या? नहीं, रेड्डू साहब के आरोप सारे बेबुनियाद हैं। जब अभी हमने काम करना स्टार्ट किया, पीछे भी काफी वैकेंसी निकाली, भर्ती निकाली, लिस्टें निकाली, अभी आचार संहिता लगी। आचार संहिता के बाद कोई लिस्ट किसी प्रकार की भी सूची जारी नहीं हो सकती है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी अभी हरियाणा में, पहली कलम से साल तो आप ही है। नहीं, योजना बनती है, टाइम लगता है। ये अगले 5 साल की बात करें, पहले 5 साल हमने विकास किया। ये जेजेपी का जो सेहरा बांध रहे हैं ना, इसमें जेजेपी का रोल था, जितने उनके विधायक थे उतने उनका रोल था। आएगी कि नहीं आएगी वो तो ना मैं तय करूंगा, ना पुरुषोत्तम, ना कोई और। ये तो ये तय करेंगे। 5 तारीख को बटन दबेगा, 8 को रिजल्ट आएगा। मैं बताता हूँ भाई साहब, जनता के आशीर्वाद से आप आज लिख लें, 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। गिल साहब कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने और चौटाला साहब ने लूटा प्रदेश को, ये कह रहे हैं। अजीज छोटे भाई बिट्टू जी का जवाब देना चाहूँगा। पहले उन्होंने सीधा मुझे बोला है, मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कह कर के आए थे बीजेपी को सरेआम गालियां दे करके आए थे और जमुना पार बोल करके आए थे, ऐसा क्या हुआ कि वही बीजेपी एकदम से गंगा की धोई हुई होगी? आप लोगों ने जो ठगबंधन किया उसका जीता जागता सबूत मुझे आप दीजिए, बताइए, उसका जवाब दीजिए। आपका जब शराब घोटाला सामने आया, आपके प्रिय डिप्टी सीएम का रजिस्ट्री घोटाला सामने आया, जीरी घोटाला सामने आया, और सबसे बड़ी जो किसान भाई ने बात करी कि आप लोग ये कह कर के आए थे कि हम किसान के बेटे हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। चौधरी देवीलाल किसान कमेरे के व्यक्ति थे। जब किसान 700 के आंकड़े को छू गया, तब तक भी आपको किसान की सुध नहीं आई। आप आज जाकर गली गली माफी मांग रहे हैं। आज आप बताइए कि कौन सा वो ठगबंधन था जिसमें इतने बड़े बड़े घोटाले हुए? अग्निवीर आप लेकर के आए, आप चुप रहे। आपको पता है, आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, सुबह 5 बजे जवान जब खेतों से अपने घरों से निकल करके फौज में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए जब प्रैक्टिस करता था, आज वहाँ कोई खाली सड़कें, कोई दिखता नहीं है। आज उस अग्निवीर जैसी योजना लाकर आप कह रहे हैं हमने रोजगार के नए साधन ला दिए। आप जैसे लोगों ने अगर आज बात इस सरकार का साथ नहीं दिया होता तो आज किसान कमेरे के 700 आदमी शहीद नहीं होते। मैं बताना चाहता हूं, ओपीएस में आप लोगों ने तो इतनी अपने परिवारों की जो है ना पेंशनें बांध ली। ओपीएस के अंदर आज एक बेचारा कर्मचारी अपने लिए
जो 58 साल तक सर्विस करता है, अपने बच्चों को अपना सब कुछ दे देता है, उसके बाद एक आदमी 58 साल के बाद ऐसा हो जाता है कि उसको कमाने लायक नहीं रहता, उसकी ओपीएस के लिए आपका एक शब्द नहीं निकला। आज जरूर आप बोलेंगे, आज आप किसान के लिए भी बोलेंगे, युवा के लिए भी बोलेंगे, इनकी योजनाओं को भी गलत बताएंगे, लेकिन उस दिन आप चुप्पी क्यों साधे हुए थे? मैंने तो कहा भी था कि ये वही किसान है जहां आदरणीय डिप्टी साहब, जिनकी आप जो है ना बुगियों में बैठ करके ढोंग किया करते थे, कि आप उन्हें बताया करते थे हम किसान के बेटे हैं। उन्हीं चाची ताइयों की चूल्हे पर बैठ करके फोटो खिंचा करके आप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने। आप 2029 का जो सपना देख रहे हैं, आप कह रहे हैं हम दोबारा सत्ता में आएंगे, आपकी जो है औकात आपको संसद इसमें लोकसभा में बता दी, अब आपका खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूं गलत को गलत और सही को सही बोल लो। यहाँ आप नौजवान हैं, अगर गलतियां हुई हैं तो उन्हें मानना सीखें। आपके डिप्टी सीएम ने खुद कहा है कि हमसे जो गलतियां हुई, किसानों पर जो गोलियां भांजी लगाई, अब कल कह रहे थे मैंने थोड़ी मारी। अरे सरकार तो आपकी थी, आप सरपंचों को पीट रहे थे, एक शब्द नहीं बोले। किसान के बेटे हैं आप। महकमा भी पंचायत इन पे ही था। हाँ, तो सब कुछ इन्हीं पे था। और दादा गौतम कह रहा सारे जीन गए, मैंने नहीं कहा। इन्हीं का विधायक, इन्हीं की जो है ना पतलून वो कर रहा था, खोल रहा था, मैंने थोड़ी खोली। हमने तो कहा था, मैंने कहा था पहली बार, डिप्टी सीएम साहब हम आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं ये वही चाची ताइयां हैं जो जिनके चूल्हों पर बैठ के टिंडी घी खाया था आपने, आज वो वहां बैठी हैं, उन्हें संभाल तो लो। लेकिन क्या था कि सत्ता का नशा था। और भाई ये लगातार कोरोना में रजिस्ट्री के घोटाले थे, साथ साथ शराब के घोटाले थे, जीरी के घोटाले थे। आज देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। प्रदीप गिल के भी दर्द बाईं तरफ से कम, दाईं तरफ से ज्यादा है। यहाँ भी है, इन पे भी आऊंगा। एक नौजवान बता रहा था अभी, अरे भाई भारद्वाज जी, वो कह रहा है अपने गांव की बात बता रहा है, मनोहरपुर यहाँ से 7 किलोमीटर भी नहीं है। आप जाके तो देखिए, यहाँ मंच पे आके कह रहे हो कि हमने चौमुखी विकास कर दिया। और भाई जुमले की बात, वो हमारी बहन कह रही थी, दर्द आ गया था कि 15 लाख कहाँ आगे। हमें कह रहे थे ना आप 15 लाख आगे क्या खातों में। 1200 का सिलेंडर अब सस्ता कैसे हो गया? 1200 का सिलेंडर अब सस्ता कैसे हो गया? यही तो सरकार थी जिसने 1200 का चिपका। आप 5.5 किलो अनाज दे रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि इस हरियाणा में ये कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज दाल के रेट क्या है, सरसों के तेल के रेट क्या है? 600 रुपए वाला मजदूर तो वहीं खड़ा है। रेडू साहब ये कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि असली तो लूटा ही इनेलो की राज में था। ये इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? वो तो गिल साहब ने बताया ना। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, कामों की बात चल रही है। अगर काम हुए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करने के काम किए थे। डिस्ट्रिक्ट की डिबेट को आप स्टेट पर लेकर के जाते हो तो मैं स्टेट की बात कर लेता हूं थोड़ी सी देर। अगर काम किए तो चौधरी देवीलाल ने करने का काम किया था, जो ऐसे ऐसे काम किए पूरे हिंदुस्तान ने उनको मानने का काम किया कि नहीं किया, बताइए मुझे। मैं ये कहूंगा, जनता टीवी की वोट यात्रा का मकसद तो है जींद जिला और इसकी 500 सीट। ये इनका विवेक है कि अपने जिले की, अपनी विधानसभा की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें। मेरी कोशिश है जींद जिला 500 विधानसभा की बात हो। उनकी बड़ी प्यार से आपने स्टेट लेवल की सुनी, थोड़ी मेरी भी सुनी। आप बताओ। हाँ, थोड़ी मेरी भी सुन लो। और उसके बाद यदि काम करने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शासनकाल में हुआ। साथियों, जरा आत्मा से दिल के ऊपर हाथ रख करके देखना कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब शासन था 1999 से 2004 तक का, उसमें किस प्रकार से गांव-गांव में जाकर के, गांव की परसा में, धर्मशाला में, चौपाला में बैठ करके प्रशासन को पेड़ के नीचे बुला करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मौके पर समस्या का समाधान करने का काम किया करते थे। वो खुले दरबार बनाए थे। भाई एक मिनट, मेरे बात बोलिए तो उतना बोलना, ये मन्ना बोल लेने थे, थोड़ी देर बीच में नहीं बोलिया करते, मैं तेरे बीच में को ना बोलूं। इसके बाद वहां मौके पर समस्या का समाधान करने का काम किया करते थे। और इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन पेड़ों के नीचे लगने वाले खुले दरबारों को विंडो बनाने का काम किया और उसके आगे भी गत्ता लगाने का काम किया ताकि कंप्लेनेंट का चेहरा ना दिखाई दे। कितनी समस्याओं का समाधान हो रहा है। उसके बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण काम करने का काम किया साथियों, बेशक आपकी अगर कोई विरोधी हो कुछ भी सोचे, हरियाणा प्रदेश में जो खेल नीति 2002 में
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई थी। हिंदुस्तान में भी वो खेल नीति नहीं थी तब तक, 2002 में लगाई, जिसका पूरे हिंदुस्तान ने अनुसरण करने का काम किया। और सबसे पहला इनेलो की गवर्नमेंट का वो शासन था जब कर्ण मल्लेश्वरी को 25 लाख रुपए दे करके उसको सम्मानित करने का काम किया था। आज चाहे वो करोड़ों रुपए में चले गए हों, लेकिन शुरुआत करने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और अगली बात साथियों, जिस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला अपना शासन छोड़ करके जनता ने उनसे ले लिया, जनता जनार्दन है, लेकिन पहली बार पूरे हिंदुस्तान का यदि कोई मुख्यमंत्री है, मैं दावे के साथ कहता हूं, रिकॉर्ड पे भी कहता हूं मैं, अगर सरकारी खजाने में यदि कोई पैसा छोड़ करके गया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला छोड़ करके गया था। आज तक हिंदुस्तान में घाटे के तो सारे करके गए हैं। एक मिनट भाई, इसके अलावा फिर और देख लिए, यदि प्रशासन ओम प्रकाश चौटाला का दफ्तर में जाके कार्यकर्ता कह देना यू काम नहीं हो रहा जी हमारा, प्रशासन की हिम्मत नहीं हुआ करती वो काम ना हो। आज कोई किसी को पूछता है क्या? अगर प्रशासन से काम लेने में यदि कोई सबसे मजबूत मुख्यमंत्री रहा तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहा, जिसकी कांग्रेस ने बढ़ाई करने का काम किया। स्वयं वीरेंद्र सिंह ने इस बात को कहा था कि अगर प्रशासन और वित्त व्यवस्था की अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से लेने का काम करे। 1 मिनट 5 सेकंड और लेता हूँ आपकी। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बातें, मैं तो ये कह रहा था कि वो भ्रष्टाचार वाली आप बात कर रहे थे, अधिकारी मानने नहीं वाली, वो तो मिड्डा जी एक दिन खुद ही कह रहे थे, आपको पता ही है, जींद में पिछले दिनों मिड्डा जी बोले मेरी सुनता नहीं कोई। अब देखिए, शासन और प्रशासन, शासन जागेगा तो प्रशासन भागेगा, अगर शासन सोएगा तो प्रशासन भी सोएगा। साथियों, रोहतक रोड बाईपास का उदाहरण सबके सामने है, कितने करोड़ों रुपए से उस रोड को बनाने का काम किया और एक ही बारिश में वो रोड बैठ गया और नीचे सीवरेज ही नहीं मिले उसमें। और मिड्डा साहब ने अपनी खाल बचाने के लिए 10 विधायकों की कमेटी बुला करके निरीक्षण करवाने का काम करते हैं और उसके बाद भाषण देते हैं। इनसे तो अच्छे आतंकवादी भी हैं जो खराब काम करके मान तो लेते हैं। काहे के विधायक हो भाई? डॉक्टर रजनीश क्या कहेंगे, ये जो चर्चा हो रही है, जींद जिले की बात कीजिए, जींद जिले पर ही फोकस रखें क्योंकि जींद हरियाणा की राजनीति का दिल है, जैसा गिल साहब ने कहा, लेकिन जींद की बात ही नहीं हो रही, बात हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों ही कर रहे हैं। देखिए, मैं जींद की ही बात करूंगी, मैं जींद की बहू हूँ और यहाँ की रहने वाली हूँ, तो मेरा दर्द जींद वासियों के लिए सबसे पहले है। अभी हमारे जेजेपी से जो नुमाइंदे आए हुए हैं और बीजेपी से हमारे पुरुषोत्तम जी आए हुए हैं, ये बात विकास की कर रहे थे। इन्होंने भी जुलाना की बात रखी थी कि अमरजीत ढांडा जी के टाइम में ये विकास हो। मेरे साथ चलें, अनाज मंडी रोड, बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड, क्या रोड का हाल है, वहाँ पे चल के दिखाएं। और मुझे लगता है डॉक्टर होने के नाते गर्भवती महिला को वहाँ 2-4 चक्कर अगर गाड़ी से भी निकलवा दिए जाए ना, और जिसकी डिलीवरी ना होती हो तो उसी रोड पे डिलीवरी उसकी हो जाए, ये हाल उस रोड का है। और पानी की आप ये बात कर रहे हैं, पीने के पानी की तो सबने समस्या बताई है, पानी का निकासी का हाल देखिए, सीवरेज का पानी, ये मेरी बहन है, इनकी कॉलोनी में पूछिए, उमराव होटल के पीछे किस तरह से गंदा पानी लोगों के घरों के आगे भरा रहता है और घरों में घुसता है पानी। और अभी तो बरसात का सीज़न है, इनका विकास इनके सामने आ जाता है कि किस तरह से इनके विकास की कहानी पूरा जींद शहर देख रहा होता है, पूरा जींद जिला देख रहा होता है। बात अगर हम हर जगह की करते हैं, सिर्फ इन दोनों ने मिलके गठबंधन में जनता को लूटा है, जनता को धोखा दिया है। आपको ध्यान होगा 2019 में जो जेजेपी में दुष्यंत चौटाला जी को वोट आई थी, जितने उनके विधायक बने थे, सबने एक ही मुद्दे पे, जनता ने, किसानों ने, ग्रामीण वासियों ने, कि हमें यहाँ से बीजेपी को भगाना है। तो ये क्या कहते थे, भाई अभी सबने रखा है कि जमुना पार भगाएंगे, लेकिन क्या किया, जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए मलाई खाने के लिए। और अब बात कर रहे हैं जब 4.5 साल, मैं कहूँगी 4.5 साल से भी ज़्यादा मलाई खाई और उसके बाद अब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे अपने स्वार्थ के लिए आए थे, जनता को लूटने के लिए आए थे, लेकिन अब जनता सब समझ रही है, इन लोगों को जनता अब वोट की चोट से जवाब देने वाली है। नैन साहब, आपने तो पब्लिक के सवाल का भी जवाब देना है, वहाँ से सवाल आपके लिए था, आपने सुना ही है। इसके अलावा गिल साहब भी कह रहे हैं, रजनीश भी कह रही है कि मलाई चाटी आपने 4.5 साल, आपने सत्ता की चाशनी जो है उसका खूब आनंद लिया। तो ये सवालों के जवाब दे दीजिए। मेरा कोई सवाल ही नहीं है, जो इनके सवाल है उन्हीं का जवाब दे दीजिए। जी भाई साहब, सबसे मेन बात तो क्या है, जो कांग्रेस का गठबंधन था ना, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथी थे, जिन्होंने एक दुष्यंत सिंह के प्रति षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र का ही हिस्सा है। मेरे छोटे भाई कैलाश जी पूछ रहे थे भाई किसान आंदोलन में क्या किया। मैं पूछना चाहूँगा, किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत सिंह चौटाला कहीं साइन हो या हमारा कोई लोकसभा के अंदर कोई सदस्य हो जिन्हें वोटिंग करी हो। और बताना चाहूँगा, गिल साहब भी कह रहे थे, जिन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी,
जिन्होंने समर्थन किया था, रुको तो मेरी एक बार बात। बीच में सरकार दुष्यंत चौटाला की वजह से चल रही थी भाजपा की। हरियाणा से किसान बॉर्डर पे जाके बैठे थे, उस टाइम आपको लगता है कि आपकी पार्टी का स्टैंड जो था वो सही था? मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, बिट्टू नैन को, जननायक जनता पार्टी को ये लगता है क्या कि हम उस टाइम सत्ता में रहे, हमने वही किया जो सही था? ये आपको सही लगता है? आप सही किया आपने? मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये देखो आप, माइक पे बोलने वाली बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के नाम लेटर है। दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किसानों की बात करो, किसानों की सुनो, उस समय लिखित में दे रखा है। और रही बात किसानों की, लेटर में कहीं ये लिखा है क्या कि अगर नहीं हाँ, सुनी बात तो मैं छोड़ दूंगा? एक मिनट आप इसको पढ़ो तो ना, वो तो बात पढ़ो आप इस चीज को। इस लेटर में है ये हाँ बात? सारा ये बात है इस लेटर में। मैं इस लेटर की कॉपी आपसे ले लूंगा। इसमें ये लिखा है कि अगर मोदी जी इनकी नहीं सुनी तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सरकार से गठबंधन तोड़ देगा। वही बात। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये गुमराह करने का तरीका है। किसानों की 48 घंटे के अंदर पेमेंट, दुष्यंत चौटाला जी सत्ता में थे, 48 घंटे के अंदर पेमेंट आती थी। 14 फसल एमएसपी पे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर रिकॉर्ड है, फसलें बिकती थी। और रही बात माता बहनों की बात की, 33%। आज बात करो डिपो होल्डर की, तो हरियाणा के अंदर लागू है, पूरे भारत के अंदर हरियाणा के अंदर लागू है। और मेरी माताओं बहनों ने 50% पंचायती राज के अंदर आज बैठी है ग्रामीण अंचल में, दुष्यंत चौटाला की वजह से और इन वोटों की वजह से, 10 सीटों की वजह से बैठी है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, हमारे गिल साहब कह रहे थे, मैं वो औद्योगिक सुरक्षा बल का कर्मचारी हूँ जिन जवानों की बात बार बार करते हैं गिल साहब, उसी दौरान मैं भर्ती भी हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैं बर्खास्त करने का भी काम किया था। अगर युवाओं की बात कांग्रेस वाले करते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेईमानी नहीं होगी किसी के साथ। और बताना चाहूँगा, जींद की बात करते हो आप, जींद के अंदर युवाओं के लिए एक युवा ने वहां से पूछा था, राजधानी बनानी थी जींद को आपको सरकार में आने के बाद। जींद राजधानी तब बनेगी, क्योंकि जींद राजधानी तब बनेगी जब हमारे पास 47 विधायक होंगे, क्योंकि अब की बार हमारे पास 10 विधायक थे, जिस समय होंगे कंप्लीट। और उसके बाद जींद की बात करूंगा, जींद के अंदर 305 गांव हैं, 117 गांवों के अंदर लाइब्रेरी का सामान पहुंच चुका है, ताकि युवा साथी मेरे पढ़ें और आगे बढ़ें। उसके साथ साथ जींद की बात कर रहे हो, हरियाणा का पहला सोलर गांव गुरुकुल खेड़ा बनने जा रहा है, पूरा गांव सोलर पे आधारित होगा। उसके बाद बात करोगे तालाबों की, आप देखोगे चंडीगढ़ के अंदर जैसे सुगुना लेक पे लाइट दिखती है ना, ग्रामीण अंचल के अंदर प्रति गांव के अंदर आप देखोगे तालाबों पे रात के अंदर वो नजारा दिखता है, वो भी दुष्यंत चौटाला की वजह से दिखता है। और उसके बाद बात करते हो, प्रत्येक स्कूल के अंदर सोलर पैनल लग रहा है ताकि बच्चों को लाइट की दिक्कत ना हो। हाँ, कांग्रेस वाले और अन्य पार्टियों वाले प्रचार भ्रमित करने में कामयाब हैं। जींद का हमारा जो एरिया है ना, सीधा बोला एरिया है, और ये ज्यादा चालाकी वाले लोग हैं, घुमा फिरा के इन सीधे वाले लोगों को भगा लेते हैं। ये बिट्टू साहब, ये बताओ, पंचायतों पर ई टेंडरिंग लागू हुई, डिप्टी सीएम के पास महकमा था पंचायत, आपको लगता है कि उस वक्त वो फैसला सही था? आपकी पार्टी के नेता ने जो फैसला किया, उसमें जो साथ दिया उस फैसले में, वो सही था? दुष्यंत चौटाला जी फतेहाबाद के अंदर थे, सरपंच विरोध कर रहे थे, उस समय काले झंडे लिए हुए थे। दुष्यंत चौटाला निसंकोच उनके बीच में गए, लेकिन विरोध, सरकार का फैसले का विरोध किया था। पूरी बात तो होने दो। उनको गाड़ी में बैठा के लेके गए, कमेटी से बात की, उनको संतुष्ट करने का काम किया। उस समय काले झंडे दिखा रहे थे, ना लाठीचार्ज वाली बात थी। बीच में से आपने वो देखा भी होगा, दुष्यंत चौटाला अगर रात में कोई 12 बजे भी चला गया तो हमेशा दरवाजे खुले मिले, ऐसा नहीं था। दिक्कत यही है, दुष्यंत का तो एक प्रयास था भाई साफ सुथरी सरकार चले, गांव का विकास हो, यही हमारा सपना था और यही ताऊ देवीलाल का सपना था। ठीक है, जनता से सवाल ले लेते हैं। आपने पूछे किसी और, आपके किसी और को जी। मैं एक बात, भाई माफ करना, कोई बात, छोटा सा एक ही सवाल, कोई और साथी आपके साथ। अभी हमारे भाई साहब जेजेपी वाले, दोबारा फिर मैं इन पे कमेंट कर रहा हूँ, इनने जो वादे किए थे जनता के, हमारे वृद्ध लोगों को इन्हें भुकाया। चौधरी देवीलाल की तो ये रीस करने लग गए। 5100 रुपये इन्हें बोले, इनसे नहीं हो पाए। रुको भाई, नहीं हो पाए, सुनो ना, चौधरी देवीलाल की बात करते हैं। अच्छा, बात रही हमारी, ठीक है, आप आओ, आप किसी मेरा सवाल बीजेपी की को है,
बीजेपी ने कहा था हम रोजगार देंगे, लेकिन आज रोजगार की ये दिशा है, सारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो देश को छोड़कर और विदेशों में जाना पड़ रहा है, और काफ़ी लोगों ने गैर तरीके से भी जाना पड़ रहा है, और पहले जेल में जाना पड़ता है, उसके बाद पता नहीं रोजगार मिलता है कि ना मिलता है। ये जवाब सब हाँ बीजेपी से। हाँ जी, आप बता रहे थे, आप पूछ रहे थे कुछ। ये कह रहे थे इनके उस क्वेश्चन पे कि क्या 100 पेंशन करेंगे, ये वादा था। वादा तब था ये जब पूरी सरकार 46 MLA होते। पूरे देश में कहीं भी दुष्यंत के कारण हरियाणा के अंदर 3000 रुपए पेंशन है, कहीं भी 1000-1500 ऊपर हो तो रिकॉर्ड उठा के देख लो, चाहे रेडू साहब हो चाहे पूछ लो। 4600 और कोई बताओ, आप अपनी बात रखो। आदरणीय सभी पार्टियों के पॉलिटिशियन मेंबर आए हुए हैं, सबको नमस्कार। दुष्यंत जी नई सोच, युवा सोच के और इस हरियाणा के आन बान शान हैं। देश का विकास युवा शक्ति से होता है। दुष्यंत जी ने बेरोज एक सेकंड नहीं एक सेकंड, युवा का देश का विकास युवा शक्ति से होता है, और युवाओं को 75% वोट है। अरे भाई, अरे अपना आपा खो के बात कर रहा है, वो अपना आपा में रहे। ये सवाल करना जी मैं तो कह रहा हूँ सवाल। ये जनता टीवी का भी धन्यवाद है, और जो साहिबानी आए हुए उनका भी धन्यवाद है। मैं तो क्योंकि ये साझी पार्टी रही है, जजप्पा भी रही है और पंडित जी भी रही है, मैं सर क्योंकि मैं शिक्षा भी होने के नाते, मैं खंड शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुआ था, उसके नाते मैं दोनों से पूछना चाहूँगा कि इनके 4.5 साल में, इनके 10 साल में, मैं एक आध स्कूल तो कहता नहीं, अगर इन्होंने किसी भी स्कूल में एक ईंट लगाई हो, व्हाइट वॉशिंग की हो, रंग रोगन किया हो, तो ये आकर के बताए। इतना बुरा हाल शिक्षा कर दिया, ना बच्चे हैं ना टीचर हैं, तो ये मेहरबानी करके बताएं। बाकी रही सड़कों की बात, ये कह रहे थे ना कि भाई जी अगर 9 हाईवे निकाल दिए, हाँ कह रहे थे 9 हाईवे निकाल दिए, 21 कोस्ट पे जो लिंक रोड है गाँव की, जाकर के देख लो, ये 2 महीने से ठीक करने लगे हैं। 10 साल तक इतना बुरा हाल लिंक रोडों में रहा है, इतना हमने आज कभी देखा नहीं। और ये रहा गलियों का, ये बहुत बुरा हाल है। और बाकी रहा स्वास्थ्य के बारे में, और भाई मैं तो एक बात कहूँगा, ये दोनों ही पार्टियां जिम्मेवार हैं, और ये पहले समझौते के आधार पर ही तो इकट्ठे हुए थे, और समझौते के आधार पर अलग हुए हैं। जनता इनसे बच करके रहे। धन्यवाद। छोटा सवाल बिल्कुल छोटा है सर। मेरा गांव कंडेला है और रेड्डू साहब मेरे गांव से ही आते हैं। उन्होंने भी बोला था कि चौटाला साहब ने प्रशासन से काम लिया है, वो हमने पता है 2001-2 में कैसे काम लिया था। आपने कंडेला कांड करवाया, इतने आदमी मरवाए, गुलकनी मरवाए, नगूरा मरवाए, तो ऐसे काम लेते थे आप प्रशासन से? सही काम ना लेते थे, सारे उल्टे लेते, फिरौती का काम लेते थे आप। ठीक है, ठीक, हाँ जी नशे के बारे में भाई साहब, मेरा जेजेपी और बीजेपी से 2 सवाल हैं, और पूरी पंचायत बैठी है। इस हरियाणा के अंदर कोई समैक नहीं थी, समैक आज हर गांव में समैक बिक रही है, हर गांव में इंजेक्शन लग रहा है। जो बच्चे जवान थे वो विदेश में बैठ गए। बहुत वाले गांव में रेड्डू साहब से पूछना चाहता हूं, मेरा बड़ा भाई है, उसमें आज भी समैक बिक रही है। आज बूढ़ा बाबा बस्ती में समैक बिक रहे, इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्या 5 साल आपको 10 साल दिखाई नहीं दिया इंजेक्शन और समैक? ठीक है, नशे का मुद्दा है आपका, नशे का मुद्दा जी भाई साहब। ठीक है, छोटा सवाल। हेलो, एक बात तो ये कहता हूँ मैं, ये गऊ जो हैं, गऊ खग्गड़, ये सारे रोड पे बैठे रहते हैं, इनकी ग्रांट आती है, और कहता है हमने गऊओं को वो दे दिया, वो दे दिया, वो ग्रांट कहाँ जाती है? इसी प्रकार बंदरों का है, बंदरों की ग्रांट आती है, पकड़ते हैं, उससे डबल बंदर हो रहे हैं, ये कहाँ जाता है पैसा? ठीक है, ये है, और भी सुन लो। ठीक है, आज जो दोनों पार्टियों ने मिलकर जो ठगने का काम किया, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है फैमिली आईडी का। पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ फैमिली आईडी खेल चुके हैं। आज के दिन जितने भी युवा साथी हैं जिनको कॉलेज में एडमिशन लेना था, फैमिली आईडी के बिना और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को, किसी लड़के को फैमिली आईडी? ठीक है, ये फैमिली आईडी का मुद्दा है। आप महिला है उधर जी, क्या सवाल है आपका, किससे है?
नमस्कार जी सभी को। मैं ये कह रही हूँ सरकार ने क्या किया 10 साल में, क्या किया? वैसे तो कहते हैं गौ माता हमारी माता है, वहाँ पे हमारी कॉलोनी में गाय माता मर रही है, हम वीडियो डाल रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, वहाँ की कोई मतलब कि विकास नहीं हो रहा है, गलियों का कैसा बुरा हाल है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपके पास आऊंगा, रेड्डू साहब आपके पास भी आऊंगा। आप पुरुषोत्तम जी, ये आप जींद जिले के विकास की बात हम वोट यात्रा में कर रहे थे, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय गली नहीं बन रही, गोवंश सड़क पर है, आपने तो गौ संरक्षण संवर्धन की बात की है, लेकिन जींद के हालात जींद जिले में तो इस तरीके के नहीं दिख रहे। ऐसा एक तो हमारे नशे की बात भी जवाब देनी। बड़े आदरणीय किताब सिंह बनवाड़ा जी यहाँ बैठे हमारे बीओ रहे हैं, इनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है। जो मनोहर लाल खट्टर जी की 14 से 19 की फर्स्ट टर्म की सरकार थी, किनाना का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आप जाकर देखिए, उस बिल्डिंग को हमने नहीं बनाने का काम किया है। इस प्रकार का स्कूल हो सकता है कि जिन जिले में कहीं ना हो, उनकी बातें जाओ तो। दूसरा, कोई प्राइमरी स्कूल अब तक ऑन रिकॉर्ड बंद नहीं है। आपकी जानकारी अपनी ठीक कर लो आप, कोई भी प्राइमरी स्कूल ऑन रिकॉर्ड बंद नहीं है। दूसरी बात, नशे की जो बात है, नशे पे जो स्थानीय लोग हैं वो प्रशासन को सूचित करें, और बीजेपी की सरकार ने समय समय पर सामाजिक शिविर लगाकर और हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से भी समाज में जागृति फैलाने का काम किया है कि नशे से बचे, नशे से दूर रहें। क्योंकि मैं स्कूल यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे पास सभी जो टीमें गवर्नमेंट की वो नशे के खिलाफ जागृत करने के लिए समय समय पर जाती रहती है। तीसरी बात, गाय और खागड़ वाली जो बात है, जो आवारा पशु है, ये पीछे जितने थे जब हमारी सरकार है उससे पहले, अब आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा सुधार है। उस समय तो काफी संख्या में थे। अब दरअसल बात यह है कि गौशालाओं में जगह नहीं है। अब सरकार नई गौशालाएं बनाने का और उनके लिए चारे का प्रबंध किया, लेकिन जो गोवंश है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब अगली टर्म में जब भी गवर्नमेंट आएगी, आपको एक भी गोवंश सड़क पर दिखाई नहीं देगा, ये बीजेपी का प्रॉमिस है। ठीक है गिल साहब जी। और थोड़ा सा मैं आम आदमी पार्टी की हमारी बहन आई है डॉक्टर रजनीश जैन जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो शराब में कमीशन खाने वाले लोग और जेल में बंद है वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ठीक है ठीक है। देखिए मेरे भाई जेजेपी वाले एक बात तो सीख गए, और तो इनका गठजोड़ होने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ वो तो इनको तो नहीं हुआ होगा, ऊपर को हो गया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इनको ये हो गया कि उनकी तरह जुमले तो ये भी बोलने लगे। जींद की जनता ये जान चुकी है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि हम इसको राजधानी बनाने का काम करेंगे, जिस प्रकार का ये ठगबंधन हुआ आप लोगों का, ये जींद की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। दूसरी बात मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ, अपने हरद्वाज जी कह रहे थे कि स्कूल बंद नहीं हुए, कितने ऐसे रिकॉर्ड्स बताऊँ मैं आपको जिनमें स्कूलों को बंद कर दिया गया और प्राइमरी स्कूल मर्ज कर दिए गए। आज ये कहते हैं कि हम लोगों ने शिक्षा और चिकित्सा को सुधार दिया। चिकित्सा पे तो मैंने बोला ही है, एक किसी के सिर में अगर कोई छोटा सा एक्सीडेंट में चोट लग जाए तो आज रेफर टू रोहतक, रेफर टू मतलब हिसार हो जाता है, और बीच में बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं। जैसा हमारे साथी ने मनोहर में बताया कि इनकी आंख के नीचे, दोनों पार्टियों की आंख के नीचे जो है नशे का धंधा किस प्रकार से जो है ना बढ़ा है। हम लोग फिल्मों में देखा करते थे चिट्टे का धंधा फलाने का, तो उस दौरान आज ये हमारे गांव तक पहुंच गया है, और हमने बहुत सारी वीडियो बना करके भी भेजी। अभी बस स्टैंड के अंदर आज ही पिछले 23 तारीख को एक लड़का राम कॉलोनी से जो है ना गायब हुआ, और सरकार को उसकी डेड बॉडी मिली, पता भी नहीं, बताया भी नहीं, ना अखबार में आई। परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज उसका बता दिया गया भाई उसका तो संस्कार कर दिया गया। वहाँ स्मैक का अड्डा बना हुआ है, हम लोगों ने वीडियो तक जारी की, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इनके नुमाइंदों ने। दूसरी बात, मेरा भाई कह रहा था हम लोगों ने युवाओं को बहुत सम्मान दिया है। युवाओं को सम्मान देते आप तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो डीएसपी लगे, जो बड़े बड़े रोजगार हमारे उन खिलाड़ी भाइयों को मिले, आज वो कहाँ हैं? आपकी सरकार ने तो खिलाड़ियों को पीटा है और आप मुख्य दर्शक बने रहे, किसानों को पीटा, आप मुख्य दर्शक बने रहे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है? पंचायत है। सरपंचों को कूटा, आप चुप बैठे रहे, आंगनवाड़ी वर्कर को कूटा, आप चुप बैठे रहे। आप लोग बड़ी मलाई खा रहे थे, ये हरियाणा प्रदेश की जनता और जींद की जनता जानती है। रेड्डू साहब, आपको वो कह रहे थे कि आप तो प्रशासन को कैसे काबू रखते थे, एक उदाहरण दे रहे थे किसी गांव का। देखिए साथियों, बिल्कुल आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूँ। अथोराइज्ड आंकड़े, 750 किसान बॉर्डर के ऊपर मरे,
सबके सामने बात है, भारतीय जनता पार्टी में मरे 8 कैंडिडेट बरवाड़ा में मरे, 8 जवान संत महात्मा को जो अरेस्ट करने गए थे गोलियों से मारने का काम करा। 42 लोग पंचकुला में मरे, और कैसे मरे? छाती में गोली मार के, छर्रे मार के नहीं या बढ़ा के नहीं, छाती में गोली मार के। 32 युवा लोग रोहतक में मरे 2016 में, छाती में गोली मार के, छाती में गोली मार के मरे। एक राजरानी गेस्ट टीचर रोहतक में मरी 2016 में, छाती में गोली मार के। ये नहीं कि गलती से लग गई। शुभकर्ण शंभू बॉर्डर पर मरा, सिर के पीछे गोली मार के। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे एक किसान काजल डंडों से पीट पीट करके मारने का काम किया सरकार ने। कितने खेत की और कितने शर्म की बात है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बात जो भाई कंडेला कांड की उठाई है, अब मैं उसकी बात करना चाहता हूं। कंडेला कांड में साथियों, ठीक है, विरोध हुआ चौटाला साहब का, भीड़ गई, भीड़ को तितर बितर करने के लिए राउंड चलाए गए, लेकिन वो डायरेक्ट छाती की तरफ मुंह नहीं था उन पिस्टलों का, आसमान के ऊपर था, आसमान के ऊपर था। अगर सुनो, अगर एक भी सुनो, मैं पिछले 4 साल से पूछ रहा हूं और आज भी मेरे को एड्रेस दो आप, हम जाएंगे उसके घर में। कंडेला आदमी का, कंडेला में कोई एक आदमी, मैं भी कंडेले का हूं भाई, मैं रोजे जाऊं कंडेला में। सुनो, इन दुष्प्रचारों का कोई फायदा नहीं। मैं हर नहीं भैया, मैं आपके दुष्प्रचार है, और हम कंडेला खाप में भी जुड़े हुए हैं, और मैंने कंडेला में जाके एक आदमी से पूछा भी है, भाई कोई एक आदमी ट्रेजेडी हुई तो मुझे बताने का काम करे। एक बस 5 सेकंड की समय का अभाव है। अभी डॉक्टर रजनीश वो कह रहे हैं कि जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं। देखिए, बात तो जींद की हो रही है, लेकिन इन्होंने, पुरुषोत्तम जी ने जो बात कही है, मैं उसका जवाब बड़ी मजबूती के साथ दूंगी, क्योंकि बीजेपी की तानाशाही है और ये लोगों को सिर्फ डर ही केजरीवाल से लगता है, क्योंकि केजरीवाल जी आज समय में इतने मजबूत हो चुके हैं। अगर इन्होंने घोटाला किया था तो क्यों आज ये साबित नहीं कर पाए हैं? क्यों मनीष सिसोदिया जी बेल पे आ चुके हैं? क्यों विजय नायर आ चुके हैं? और जल्दी केजरीवाल जी भी आने वाले हैं। और मैं इनकी बात का जवाब दूंगी। जो नशे का भी मेरे यहाँ एक भाई ने रखा था, आप मेरे साथ चलिए बुड्ढा बाबा बस्ती में, जो आप ये बात कह रहे थे प्रशासन के पास जाएं, उसका जवाब देती हूँ कि लोगों ने, पूरी बुड्ढा बाबा बस्ती ने प्रशासन के पास जा के गुहार लगाई कि यहाँ सरेआम वहाँ पे खाट बिछा के चिट्टे का, स्मैक का कारोबार हो रहा है, नशे के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लोगों के घरों की टूंटियां उतारी जा रही हैं, बाल्टियां बेची जा रही हैं। बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी जो है वो ये कार्यक्रम है सर, इसमें समय की बाध्यता है। मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है 20-20 सेकंड में अपनी लास्ट बात। जननायक जनता पार्टी 2019 में जींद जिले में जो इतिहास बनाया उसको दोहरा पाएगी। इस बार 3 सीटें हैं आपकी इस जिले में 2019 में, इस बार 2024 को लेकर क्या दावा है? पहले तो मैं एक महिलाओं के लेकर एक सवाल पूछना चाहूंगा भारद्वाज जी से। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है भाई, महिलाओं से संबंधित है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। आप ये बताने का, भारद्वाज जी एक थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देने का काम करें। राम निवास सुरजाखेड़ा जी पे 376 आपके विधायक है, वो हमारे विधायक जनता पार्टी के विधायक थे, 376 लगी। और मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या जल्दी थी एसआईटी के माध्यम से 9 दिन के अंदर उसको क्लीन चिट देने का काम किया? मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या जल्दी थी? क्या सभी मामलों में महिलाओं के प्रति सरकार इतनी जल्दी दिखाती है? ये आप इस जिले के लिए क्या दावा इस बार? 5 की 5 सीटें जीतने का दावा है, और ये सवाल जरूर पूछने का। डॉक्टर रजनीश, क्या दावा है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जींद जिला की सभी सीटें मजबूती से जीतेगी। रेड्डू साहब, जींद जिले को लेकर दावा क्या है सर? 5 सीटों को लेकर अब कोई चर्चा नहीं, केवल दावा क्या है? लगा के चश्मा हाथी चलेगा, ना रहेगा हाथ का पंजा, ना कमल खिलेगा। अब ऐसी चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा, गठबंधन का राज चलेगा। ये गिल साहब, अब सिर्फ समय की बाध्यता के चलते जींद जिले में इस बार क्या कमाल कर पाएगी कांग्रेस? सिर्फ इतनी बात कहूंगा, इनको हमने लोकसभा में तो हाफ कर दिया और अब साफ कर देंगे, और लोकसभा में हाफ और अब साफ, और 5 की 5 सीट भी आनी है, और जो सीटें होंगी वो 80+ रहेंगी। इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा जी। पुरुषोत्तम जी, वो कह रहे रामनिवास सुरजाखेड़ा को तो 9 दिन में आपने क्लीन चिट दे दी, और लेकिन मेरा फिर इसके साथ यही सवाल कि जींद जिले को लेकर क्या दावा इस बार?
ऐसा है, उसमें कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। जींद की 500 विधानसभा जीतकर क्लियर मेजोरिटी के साथ बीजेपी नायब सैनिक के नेतृत्व में 8 तारीख को सरकार बनाएगी हमारा गाँव। ये जींद जिले की वोट यात्रा है। जींद जिले की वोट यात्रा में तमाम जो जनता थी वो मौजूद रही, उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नुमाइंदे पहुंचे, इन्होंने अपनी बात रखी, सबने सुना है। अब जो फैसला है वो 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता को 2024 के विधानसभा के चुनाव के लिए करना है। 5 अक्टूबर को बटन दबेगा, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जो जींद जिले की जो वोट यात्रा है, उस वोट यात्रा में लोगों ने जो बात रखी है और उसके बाद राजनीतिक दलों के जो नेता यहाँ पहुंचे उन्होंने अपनी जो बात रखी है उसके आधार पर आप आकलन करिए और अपना फैसला जो है वो आपको क्या लेना है उसके लिए आप स्वतंत्र है, क्योंकि वोट का जो अधिकार है वो आपका अपना निजी अधिकार है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। जनता टीवी की जींद की वोट यात्रा में मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे एक और जिले में अगली वोट यात्रा के साथ। नमस्कार।